वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज झारखंड पीजीटी के प्रैक्टिस सेट 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ए फेयर वैल्यू मेथड उचित मूल्य पद्धति द्वारा, बी नेट एसेट मेथड शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा, सी यील्ड मेथड आय विधि द्वारा, डी स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन स्कंद विपणि के निविदा द्वारा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन है बी। तो अंश के आंतरिक मूल्य का निर्धारण हो सकता है शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्राइस अर्निंग रेशियो सामान्य प्रत्याय की दर तथा मूल्य आय अनुपात के बीच संबंध है। ऑप्शन ए डायरेक्ट प्रत्यक्ष, बी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, सी इनवर्स विपरीत, डी ट्रायंगुलर त्रिभुजीय। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ ए शेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो इट इज नेसेसरी टू नो। मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए जानना आवश्यक है। ऑप्शन देखिए, ए अर्निंग पर शेयर प्रति अंश अर्जन, बी रेट ऑफ डिविडेंड लाभांश की दर, सी एवरेज प्रॉफिट औसत लाभांश, डी कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी। तो इसका राइट आंसर होगा ए अर्निंग पर शेयर। देखिए मूल्य अर्जन अनुपात के आधार पर अंश के मूल्य की गणना करने के लिए अर्निंग पर शेयर, जिसको ईपीएस बोलते हैं, जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर बाय डिविडेंड मेथड इट इज नेसेसरी टू नो। लाभांश विधि के द्वारा समतांश की गणना करने के लिए यह जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है इसमें? ऑप्शन देखिए, ए नेट एसेट शुद्ध संपत्तियां, बी फेस वैल्यू ऑफ शेयर अंशों का अंकित मूल्य, सी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लाभांश की सामान्य दर या प्रत्याय की सामान्य दर, डी टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी कंपनी की कुल पूंजी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो लाभांश विधि के द्वारा समतांश की गणना करने के लिए लाभांश की सामान्य दर या प्रत्याय की सामान्य दर जानना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑन डिवीजन ऑफ अमाउंट ऑफ नेट एसेट बाय नंबर ऑफ शेयर विल बी। शुद्ध संपत्तियों को अंशों की संख्या में विभाजित कर प्राप्त प्रति अंश मूल्य बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिए, ए मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य के बराबर होता है, बी परचेज प्राइस क्रय मूल्य के बराबर होता है, सी बुक वैल्यू पुस्तकीय मूल्य के बराबर होता है, डी इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है डी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि आंतरिक मूल्य के बराबर। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया था कि शुद्ध संपत्तियों को अंशों की संख्या में विभाजित कर प्राप्त प्रति अंश मूल्य किसके बराबर होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर आर अंशों के मूल्य की मूल्यांकन की विधियां हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, A3, B4, C5, D6। तो इसका राइट आंसर है A3। अब ये तीन कौन कौन सी विधियां, ये आगे चल करके क्वेश्चन है तो उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ शेयर इन कंपेरिजन टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज। अंशों का मूल्यांकित मूल्य अंशों के अंकित मूल्य की तुलना में होता है। तो मूल्यांकित मूल्य और अंशों की मूल्यांकित मूल्य अंशों के अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू, और जो वैल्यूएशन करते हैं एक्चुअल में, तो ए ऑप्शन मोर अधिक हो सकता है, बी लेस हो सकता है, सी इक्वल हो सकता है, डी लेस एंड मोर। तो राइट आंसर विल बी डी, क्योंकि ये कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज कंपलसरी। अंशों का मूल्यांकन अनिवार्य है। ऑन अमेलगमेशन एकीकरण पर, ऑन एब्जॉर्प्शन संविलयन पर, ऑन रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण पर, और ऑन ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर होगा डी, इन सभी पर ही अंशों का मूल्यांकन करना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन व्यू ऑफ इन्वेस्टर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज, विनियोक्ता की दृष्टि से अंश मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि है। ए नेट असेट मेथड, बी इनकम वैल्यूएशन मेथड आय मूल्यांकन विधि, सी बोथ ए एंड बी यानी कि ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इनकम वैल्यूएशन मेथड जो है ये विनियोक्ता की दृष्टि से अंश मूल्यांकन की सबसे उपयुक्त विधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिडक्टिबल लायबिलिटी फॉर गेटिंग असेट इज, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु तो जो घटाया जाने वाला लायबिलिटी वो क्या है। तो देखिए ए जनरल रिजर्व घटाते हैं, बी लोन घटाते हैं, सी प्रेफरेंस कैपिटल घटाते हैं, डी इक्विटी कैपिटल घटाते हैं। तो नेट असेट जानने के लिए लायबिलिटी जो घटाते हैं वो है बी, लोन को घटाते हैं। वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में लोन है या बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, इन सभी को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द बैलेंस शीट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नोन एज, अंशों के मूल्यांकन की चिट्ठा विधि जानी जाती किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन देखिए ए नेट असेट मेथड, बी असेट वैल्यूएशन मेथड संपत्ति मूल्यांकन विधि, सी रिटेन्ड असेट मेथड प्रतिधारित संपत्ति विधि, डी ऑल ऑफ द उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द एवं। अंशों के मूल्यांकन की चिट्ठा विधि, इसमें रिटेन्ड असेट मेथड भी बोलते हैं, असेट वैल्यूएशन मेथड और नेट असेट मेथड, तीनों ही मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज इंक्लूडेड इन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आंतरिक मूल्य पद्धति में सम्मिलित है। ऑप्शन देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बी गुडविल एंड पेटेंट, सी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें गुडविल एंड पेटेंट विल बी इंक्लूडेड इन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर द फार्मूला ऑफ गेटिंग नेट असेट विल बी, अंशों के मूल्यांकन हेतु शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो फार्मूला दिया हुआ है कि जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हैं तो नेट असेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेट असेट कैलकुलेट करने का कौन सा फार्मूला है। ऑप्शन देखिए ए टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, बी टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सी रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज और डी बुक वैल्यू ऑफ असेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब देखिए अगर इसमें ऑप्शंस नहीं होते तो क्या होता है, तो हमारा बी होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसकी वजह से हमारा सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर नेट असेट मेथड द असेट शुड बी टेकन ऑन, शुद्ध संपत्ति विधि में संपत्तियों को लेना चाहिए। ए बुक वैल्यू पर, बी रिटन डाउन वैल्यू पर, सी रिवैल्यूएटेड वैल्यू पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, डी फेस वैल्यू पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएटेड। रिवैल्यूएटेड मतलब जैसे पुनर्मूल्यांकन किया जाता है असेट को, उन्हीं के जो भी पुनर्मूल्यांकन यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य होगा उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज, अंशों के मूल्यांकन की विधि है। ऑप्शन देखिए गुडविल वैल्यूएशन मेथड, बी यील्ड वैल्यूएशन मेथड, सी प्रॉफिट वैल्यूएशन मेथड, डी ऑल। अब देखिए गुडविल वैल्यूएशन मेथड और प्रॉफिट वैल्यूएशन मेथड ये कोई मेथड ही नहीं है। अंशों के मूल्यांकन की विधि जो है वो है यील्ड वैल्यूएशन मेथड। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिविडेंड यील्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर इज सुटेबल व्हेन, समता अंशों के मूल्यांकन के लिए लाभांश आय विधि उपयुक्त है जब ए इक्विटी शेयर्स आर पार्टली पेड, जब समता अंश आंशिक दत्त हैं, बी स्मॉल लॉट ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी परचेज, लघु समूह में समतांश क्रय किए गए हैं, सी लार्ज लॉट ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी परचेज, बृहद समूह में समतांश क्रय किए गए हैं, और डी है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी स्कंद विपणि पर समतांशों का मूल्य उद्धत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लार्ज लॉट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज टू बी परचेज्ड। तो वहीं पर जो है समतांशों के मूल्यांकन के लिए लाभांश विधि आय विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्राइस, लेखांकन मूल्य के अनुसार समतांश का उचित मूल्य है। तो उचित मूल्य कैसे कैलकुलेट करा जाता है? ए देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य होता है, बी डिविडेंड यील्ड वैल्यू लाभांश आय, सी मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य, और डी है वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट मेथड प्लस वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड मेथड। और इसको जो है कहा गया कि हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी, कि लेखांकन मूल्य के अनुसार समतांश का उचित मूल्य फेयर वैल्यू अगर लगाना है तो कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेस ऑफ नेट एसेट प्लस वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेस ऑफ यील्ड मेथड और डिवाइडेड बाय 2 विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यील्ड वैल्यू इज जनरली नोन एज, आय मूल्य सामान्यतः जाना जाता है एज इक्विटी वैल्यू, बी एज लिक्विडेशन वैल्यू, सी एज ईच वैल्यू रोकड़ यानी कि कैश वैल्यू रोकड़ मूल्य के स्वरूप, और डी एज मार्केट वैल्यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी एज मार्केट वैल्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज, संभावित प्रत्याय की दर का सूत्र है। ऑप्शन देखिए प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, बी प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर आफ्टर टैक्स और अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। इसके बाद में सी है प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर आफ्टर टैक्स अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू 100, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए विल बी द राइट आंसर, कि प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर आफ्टर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब विनियोजित पूंजी जो भी होगी और इन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मीन्स, अंशों के अंकित मूल्य, अंकित मतलब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। तो इसका आशय क्या है? ए मार्केट वैल्यू बाजार मूल्य से, बी वैल्यू बेस्ड ऑन एसेट संपत्तियों पर आधारित मूल्य से, सी वैल्यू बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में उल्लिखित मूल्य से, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिए जब भी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये कौन सी वैल्यू होती है? वैल्यू बेस्ड ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम में जो उल्लिखित मूल्य है उसे ही नॉमिनल वैल्यू से के तात्पर्य से यानी कि उसी के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज नॉट नेसेसरी, अंशों का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। देखिए अंशों का अभी पहले क्वेश्चन आ चुका है कि अंशों का मूल्यांकन कब जरूरी है? तो कभी भी जब हम अमलगमेशन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जरूरी होता है, लेकिन कब जरूरी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा कि कब आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन देखिए ए अनवाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के समापन पर, बी फॉर वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में, सी फॉर डिपॉजिटिंग शेयर्स एज सिक्योरिटी, जमानत के रूप में अंश जमा करने पर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब वाइंडिंग अप होता है, ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के समापन के समय अंशों का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड ऑफ शेयर इज नोन एज, अंश मूल्यांकन की आंतरिक विधि जानी जाती है। ऑप्शन देखिए ए एसेट बैकिंग मेथड संपत्ति समर्थक विधि, बी मार्केट वैल्यू मेथड बाजार मूल्य विधि, सी यील्ड मेथड आय मूल्यांकन विधि, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। एसेट बैकिंग मेथड यानी संपत्ति समर्थक विधि को ही अंश मूल्यांकन की आंतरिक विधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन नेट एसेट द लायबिलिटी विच इज डिडक्टेड इंक्लूड्स, शुद्ध संपत्तियां ज्ञात करने हेतु घटाए जाने वाले दायित्व में शामिल है। ऑप्शन देखिए फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्तियां, बी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अल्पकालीन दायित्व, सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं दोनों हैं, और डी रिजर्व एंड सरप्लस संचय एवं आधिक्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि शुद्ध संपत्तियां जब ज्ञात करते हैं तो जो दायित्व घटाते हैं वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों ही घटाए जाते हैं, बशर्ते वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर विच इज सिक्योर्ड बाय द सिक्योरिटी एसेट इज जनरली, कहते हैं संपत्तियों की प्रतिभूति से सुरक्षित अंशों का मूल्य अंकित मूल्य से सामान्यतः
क्या होता है। अब याद रखिए आप क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है जिसे आप फेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, तो वो अगर सिक्योर्ड है सिक्योरिटी से, मतलब कोई भी संपत्ति से जैसे सिक्योर्ड है, तो वो कहते हैं कि संपत्तियों के प्रतिभूति सुरक्षित अंशों का मूल्य अंकित मूल्य से क्या होगा, यानी कि जो संपत्ति होंगी उनका जो वैल्यू होगा वो शेयर की वैल्यू से क्या होगा, कि कम होगा। ऑप्शन ए देखिए कम होता है, बी मोर अधिक होता है, सी इक्वल बराबर होता है, डी की इनमें से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो याद रखिए कि हमेशा संपत्तियों का मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा फेस वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वैल्यू ऑफ शेयर इज फाउंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड और एक्सपेक्टेड डिविडेंड इट इज कॉल्ड, जब अंशों का मूल्य लाभांश अथवा अनुमानित लाभांश के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो ये कहलाता है ए एसेट वैल्यूएशन मेथड, बी यील्ड वैल्यूएशन मेथड, सी फेयर वैल्यूएशन मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी यील्ड वैल्यूएशन मेथड, आय मूल्यांकन विधि इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स ऑन, एक कंपनी के अंशों की कीमत निर्भर करती है, अंशों की कीमत निर्भर करती किस पर, ए डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कंपनी की लाभांश नीति पर, बी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर ऑफ द गवर्नमेंट, अंशों की मांग तथा पूर्ति पर, और सी इकोनॉमिक पॉलिसी, सरकार की आर्थिक नीतियों पर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो वैल्यू ऑफ शेयर है ये डिपेंड करता है इन सभी पर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। ये सारे कारण ही जो कि किसी भी शेयर की वैल्यू पर कोई इफेक्ट देते हैं पूरी तरह से, तो सभी कारक ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट असेट है 3,70,000 और वैल्यू पर शेयर 9.25 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल बी। तो कहते हैं इक्विटी शेयर कितनी हो जाएंगी, तो ये देखिए जब हम डिवाइड कर देंगे इसको 3,70,000 को 9.25 से, ठीक है, तो ये कितना कैलकुलेट हो करके आ जाएगा 40,000। तो जो उन्होंने पूछा है कि शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछा, ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे, 40,000 आ जाएंगे। जो ये रुपीज लिखा हुआ है ये हटा करके नंबर ऑफ शेयर पूछा है तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रॉफिट अर्न 60,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है, रेट ऑफ अर्निंग विल बी। अब आप बताइए कि 60,000 का प्रॉफिट अर्न है 3 लाख पर, तो अब पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा। तो देखिए ये 5 से और 5 से काट देंगे तो 20% जो है ये रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा, तो इसका बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गिवन नेट एसेट कितना है, 1,80,000, ठीक है, शेयर कैपिटल है 10,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, मतलब कि इक्विटी शेयर समतांश कितने हैं, 10,000 है, 2 रुपया वाला, और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपया। अब सिर्फ ये इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, 1,80,000 जो ये नेट एसेट है इसमें से जो समतांश ये प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 10 रुपये वाले 5,000, यानी कि 5,000 इंटू 10, क्योंकि ये और सिर्फ इक्विटी शेयर का ही पूछ रहा तो हमें पहले तो प्रेफरेंस शेयर वाला डिडक्ट करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 10,000 है इक्विटी शेयर, 10,000 है देखिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, ₹13 आ जाएगा। तो इसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ₹13 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ए विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, एक्स लिमिटेड डिक्लेयर 20% ऑन इट्स ₹50 फुली पेड शेयर इफ नॉर्मल expected rate in the market is 10%, the value of share on yield basis will be। कहते हैं एक्स लिमिटेड ने 50 रुपए वाले पूर्णदत्त अंशों पर 20% की दर से लाभांश की घोषणा करी है। तो देखिए अब ये 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए वाले हैं और इसका 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 रुपये, तो 50 ये 10 हो जाएगा। अब कहते हैं कि यदि बाजार में सामान्य प्रत्याय की दर
तो देखिए 10 डिवाइडेड बाई, अगर 10 है तो इसकी जो आय मूल्यांकन कहते हैं दर 10% है, तो आय मूल्यांकन विधि के अनुसार अंश का मूल्य होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर ₹100। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 में। जल्दी हम मिलेंगे आपसे प्रैक्टिस सेट 5 में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.